देश के भावी आईएएस पीसीएस अफसरों को मेरा सलाम। दोस्तों, यदि आप हिंदी मीडियम से आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो द हिंदू के एडिटोरियल्स हिंदी में आपको नहीं मिल पाते होंगे। इसलिए द हिंदू के एडिटोरियल्स का एनालिसिस करके मैंने हिंदी में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी में मददगार सिद्ध होगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिलेगी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का एडिटोरियल एनालिसिस है साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए ध्वनि प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। दोस्तों, आपको पता ही है साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इनसे बहुत ज़्यादा लोगों को चूना लगाया जाता है। इसकी वजह से लोगों का बहुत नुकसान होता है। तो उसमें जो है वॉइस टेक्नोलॉजी के लिए लेखक ने कहा है कि उसे अपनाना चाहिए। उस बारे में ये है, तो देखते हैं लेख हाइलाइट्स। भारतीय रिजर्व बैंक, दोस्तों ये जो इसमें रिपोर्ट्स वगैरह दी गई हैं ये आप अपने आंसर में ज़रूर डालिएगा, ये आपका आंसर ऑथेंटिक बनाएंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसके अनुसार पिछले 7 वर्षों में धोखाधड़ी से देश में प्रतिदिन अनुमानित रूप से 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो मतलब एक दिन में ही 100 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है। और 2021-22 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया है कि धोखाधड़ी पिछले वर्ष की तुलना में 24% बढ़ गई है। तो ये आप अपने आंसर में डालिएगा। मुद्दे पर अंतर्दृष्टि डालते हैं। संदर्भ साइबर क्राइम, इसे एक अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ कंप्यूटर और नेटवर्क द्वारा अपराध किया जाता है और इसमें वित्तीय खतरे होते हैं, मतलब कि रुपए जो है आपके अकाउंट से लिए जाते हैं। और साइबर अपराध हर समय उच्च स्तर पर है जो व्यक्ति, व्यवसाय और देशों को प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों, इस टाइम बहुत ज़्यादा हम ऑनलाइन पेमेंट वगैरह यूज़ भी करते हैं। यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, टेलीफोन बैंकिंग है। तो उसमें जो फ्रॉड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसी के ऊपर ही आर्टिकल है। धोखाधड़ी में जो वृद्धि हो रही है उसके 3 मुख्य कारण हैं। डिजिटल भुगतान का सबसे अधिक प्रयोग, दूसरा है टेलीफोन बैंकिंग, तीसरा है ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं। अब जो बढ़ रही है धोखाधड़ी उसका क्या अर्थ है, उससे क्या हो रहा है कि वित्तीय संस्थान जो है उनके लिए घाटा बढ़ रहा है। और दूसरा चीज़ है कि कानून प्रवर्तन जो हमारे एजेंसीज़ हैं जो इन मामलों को हल करती हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो इससे 2 घाटे हैं ही, और लोग का तो घाटा होता ही होता है। आवाज़ प्रौद्योगिकी जो वीटी यानी कि वॉइस टेक्नोलॉजी है, तो इसमें क्या होता है, आपकी वॉइस ली जाती है और उससे रिकॉग्निशन किया जाता है। जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होती है, उसमें हमारा फेस से ऑथेंटिकेट किया जाता है। ऐसे ही वॉइस से भी अब वॉइस बायोमेट्रिक्स आ गया है, तो उसे हमें ज़्यादा यूज़ में लाना चाहिए, ऐसा लेखक का कहना है। तो यह पहचान के रूप में किसी व्यक्ति की आवाज़ की अनूठी विशेषताओं का प्रयोग करता है। और डिजिटल वॉइस प्रिंट तकनीक एक डिजिटल वॉइस प्रिंट बनाती है और इसकी तुलना कॉलर की आवाज़ से की जाती है। वॉइस ऑथेंटिकेशन नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड्स पर सुरक्षा में काफ़ी सुधार कर सकता है। तो वॉइस जो ऑथेंटिकेशन है उससे साइबर क्राइम्स जो है उसमें थोड़ा कम होंगे, वो साइबर क्राइम्स कमी आएगी। वॉइस यूज़ सबसे सस्ती तकनीक है, इसके लिए किसी रीडर या विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारे फ़ोन्स में सबके में अवेलेबल होता ही है आजकल, वॉइस यूज़ का एक ऑप्शन दिया रहता है। जो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं कि हैक करना इसे बहुत आसान नहीं है। जो पासवर्ड पिन हम डाल के रखते हैं वो बहुत जल्दी से हैक हो जाते हैं, पर वॉइस कैसे कोई हैक करेगा, वो इतना आसान नहीं है। दूसरा है वीटी कॉल करने वाले की आवाज़ का विश्लेषण करके और संदिग्ध कॉलों को चिन्हित करके सेकंड में एक कॉलर को तेज़ी से सत्यापित करता है। तो अगर कोई और हमारी आवाज़ निकालने की अगर कोशिश करेगा, जैसे लोग मिमिक्री कई बार करते हैं, तो ये इसको भी पहचान लेता है। वीटी यानी वॉइस टेक्नोलॉजी गोपनीयता की अनुमति देता है क्योंकि इसमें उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है। वॉइस बायोमेट्रिक्स वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा भी देते हैं। तो वॉइस टेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया गया है उसका एक उदाहरण देख लेते हैं। आप इस उदाहरण को अपने आंसर में डाल सकते हैं कि पहला बैंक था 2019 में SHSBC यानी हांगकांग शंघाई बैंक। इसने मोबाइल बैंकिंग ग्राहकों के लिए
ध्वनि पहचान यानी वॉइस टेक्नोलॉजी शुरू किया था और इन्होंने पाया था कि जो बैंकिंग धोखाधड़ी है उसमें 50% की गिरावट देखी गई है। ये कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इस बात का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इसे हमें यूज़ करना चाहिए। इसका उपयोग कौन कर सकता है? फॉरेंसिक और कानून प्रवर्तन। वीटी फॉरेंसिक और कानून प्रवर्तन के लिए एक आवश्यक उपकरण है। पुलिस भी इसका यूज़ कर सकती है अपराधियों को पहचानने में। तीसरा, हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच। अगर किसी का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है तो वो भी हमें उसकी आवाज़ से पता चल सकता है, अगर हमारे पास कोई डेटा पहले का है तो। और इस आवाज़ में बहुत कम त्रुटि दर होती है और इसके लिए आंखों के संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें एरर काफ़ी कम होता है। वीटी का फ़ायदा, उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार। दूसरा है उच्च सटीकता, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई है, मतलब ये सटीकता काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तीसरा है प्लेबैक हमले, तो इसमें प्लेबैक हमलों का विरोध करने की भी क्षमता होती है। इसका अर्थ यह होता है कि अगर किसी ने पहले से रिकॉर्डिंग करके हमारे आवाज़ की रखी हुई है और वो सामने उस रिकॉर्डिंग का यूज़ करता है, तो ऐसा ये पता लगा लेती है टेक्नोलॉजी कि इंसान लाइव बोल रहा है या फिर कोई रिकॉर्डिंग है, तो ये प्लेबैक हमला कहते हैं इसे। इसको भी पहचानने की क्षमता है। तकनीक यह पता लगाने के लिए भी संवेदनशील है कि क्या कोई उपयोगकर्ता का प्रतिरूपण कर रहा है या रिकॉर्डिंग चला रहा है। और यह पहचान भी, यह जो टेक्निक है वो ये पहचान भी कर सकती है कि उपयोगकर्ता को यदि सर्दी है या गले में खराश है, उसकी वजह से जो आवाज़ थोड़ी बहुत बदल जाती है, ये उसको भी पहचानने में सक्षम होती है। और थोड़ी बहुत अगर किसी व्यक्ति की तबीयत ख़राब की वजह से आवाज़ बदल भी जाती है तो भी वो इसमें ऑथेंटिकेट कर सकता है वॉइस को, उससे प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली द हिंदू के एडिटोरियल्स का एनालिसिस हिंदी में मिलता है और साथ ही में इसकी PDF भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए आगे का रास्ता देखते हैं, वे फॉरवर्ड। वॉइस बायोमेट्रिक्स का उद्योग तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे जो भी डाटा दिया गया है आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। तो विशेषज्ञों को उम्मीद है कि बाजार 2026 तक 22.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3.9 अरब डॉलर के बाजार तक आकार पहुंच जाएगा। ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 तक 22.8% की वृद्धि होगी। सरकार को वित्तीय संस्थानों और पुलिस के बीच उचित समन्वय के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। तो सरकार जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं और पुलिस के बीच में एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं जिससे इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपराधियों को पकड़ा जा सके। इसमें सत्यापन की सटीकता काफ़ी ज़्यादा होती है। 100% तो कोई भी टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ नहीं होती है, सब में थोड़ी बहुत कमियां रह ही जाती हैं, पर इसकी जो सटीकता है वो सबसे ज़्यादा है। 90% से लेकर 99% के बीच में इसकी सटीकता है। तो इसका उपयोग करना भी हाल फिलहाल हमारी आवश्यकता है। हालांकि कुछ हालिया सिस्टम जो लिंग और उम्र की पहचान के वॉइस एनालिटिक्स के साथ आते हैं 100% सत्यापन सटीकता का दावा करते हैं, परंतु 100% अभी सटीकता का कोई प्रमाणिक हमें नहीं मिला है। आवाज़ सरकार के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए धन वितरित करने और पेंशनर जो होते हैं उनके जीवन के प्रमाण पत्र को भी एक सत्यापित किया जा सकता है, तो इससे सरकार को भी फ़ायदा हो सकता है काफ़ी। एक बार स्थापित होने के बाद उपयोगकर्ता प्रतिष्ठान धोखाधड़ी में पर्याप्त कमी से लाभ उठा सकते हैं, जिससे प्रौद्योगिकी भविष्य के लिए सुरक्षा टूल किट में एक आवश्यक विशेषता बन जाती है। दोस्तों, यहाँ आपका एडिटोरियल समाप्त होता है। अभ्यास के लिए एक प्रश्न देखते हैं। विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों और खतरे से लड़ने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करें। ये UPSC 2020 का क्वेश्चन है, आप इसे लिख के देखिएगा। दूसरा है साइबर डोम परियोजना क्या है, बताएं कि यह भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में कैसे उपयोगी हो सकता है। ये UPSC 2019 का क्वेश्चन है। ये 200 शब्दों में आपको लिखने हैं, 10 मार्क्स के, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। दोस्तों, पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक MCQ सॉल्व करने के लिए दिया था, तो उसका आज आंसर मैं दे रही हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप पहले वीडियो उसको पूरा देख लीजिए। उसमें आप जब MCQ पढ़ेंगे तभी आपको ये आंसर समझ में आएगा। तो आप एक बार जाके वीडियो देखिए। और इसका आंसर मैं बता देती हूँ, सी है। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। कथन विश्लेषण देखते हैं। कथन एक सही है जो कहता है कि आंत का लीशमैनियासिस, जिसे काला अजार या ब्लैक फीवर के रूप में भी जाना जाता है, लीशमैनियासिस का सबसे गंभीर रूप है और उचित निदान और उपचार के बिना उच्च मृत्यु दर से जुड़ा हुआ है। लीशमैनियासिस जीनस लीशमैनिया के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है। कथन 2 भी सही है। ये कहता है कि आंत का लीशमैनियासिस, जिसे काला अजार या ब्लैक फीवर के रूप में भी जाना जाता है, लीशमैनियासिस का सबसे गंभीर रूप है और उचित निदान और उपचार के बिना उच्च मृत्यु दर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज का प्रीलिम्स प्रैक्टिस MCQ देख लेते हैं। दोस्तों, आपको इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना है। तो देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपकर का उपयोग केवल निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसे लगाने का उद्देश्य पूरा होने पर इसे बंद कर दिया जाता है। दूसरा है, उपकर केवल प्रत्यक्ष करों पर लगाया जाता है और सभी उपकरों का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो सही कथन का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना 2। तो आप इसका आंसर कमेंट करिएगा। और दोस्तों, आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप उसका पासवर्ड लिख लीजिए, वो है cyber8910 cyber8910। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, उन्हें भी द हिंदू के एडिटोरियल्स चाहिए होंगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।